नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है आपकी और उसकी जो बुक फर्स्ट है उसका थर्ड चैप्टर को करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक साथ ही सरल भाषा में इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई परेशान क्वेश्चन ना कर पाए। इसी के दृष्टिकोण से हमने ये पूरी की पूरी वीडियो तैयार की है ताकि आपका एक भी नंबर आपके एग्जाम में कटना नहीं चाहिए। हमारे चैनल का मात्र उद्देश्य यही होता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर आपके मोबाइल के अंदर मिलते रहें। सो गाइज, ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सो गाइज, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या कितनी है। सो गाइज, आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भू प्रॉपर्टी से लेकर के बिल्कुल केंद्र तक जो कुल मिलाकर के है वो 6370 किलोमीटर है। गाइज अच्छे से याद रखना है आपको, पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। और इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा पृथ्वी अंदर से कैसी है उसी को जांचेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। आप सभी को पता है, अगर हम इस बुक को जानते हैं, हम इस चैप्टर, हमारा जो बुक है वो जियोग्राफी की है और आपको जियोग्राफी में अच्छे से पता है कि जियोग्राफी की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। अगर आप जियोग्राफी को दो भागों में बांटोगे, अर्थात जियो प्लस में जो ग्राफी है आपकी, यानी जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से आपका जो ये बुक है वो है पृथ्वी का अध्ययन। और आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं और पृथ्वी हम सबको प्रभावित करती है। और आप सभी को पता है कि अगर हम पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को अच्छे तरीके से नहीं जांचेंगे तो हो सकता है कि हम जाने अनजाने में पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते रहें और भविष्य में जाकर के जब पृथ्वी को ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचने लगेंगे तो वो हो सकता है कि इसके विरुद्ध हमारे ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया करे। तो इससे बचने के लिए हमें जानना जरूरी होगा कि हमारे को पृथ्वी को किस तरीके से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी अब अंदर से कैसी है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पृथ्वी कैसी है अंदर से उसको ही जांचेंगे। तो गाइस, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपसे जानना चाहता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी अंदर से कैसी है, हम उसको कैसे पहचान पाते हैं, हम उसको कैसे अध्ययन कर पाते हैं। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, 6370 किलोमीटर तो इसकी त्रिज्या है। अगर आप देखोगे तो इतनी गहराई तक जा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमारे पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा उपकरण है जो इतनी गहराई तक जो है हमारी पृथ्वी की खुदाई कर सके, या हमारे पास कोई ऐसी धातु भी नहीं है जो इतनी गहराई में जाकर के उसका टेम्परेचर को जो है झेल सके। आप सभी को पता है पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना अधिक तापमान पृथ्वी के किसी भी तत्व के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर क्या है को हम अगर हम जान करके देखना चाहें, जा करके देखना चाहें तो हम जा करके नहीं देख सकते। इसीलिए हमें पृथ्वी की जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें दो तरीके से प्राप्त होती है गाइस, एक तो प्रत्यक्ष स्रोतों से और एक होती है अप्रत्यक्ष स्रोतों से। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर यही बताने वाले हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी के जो साधन है वो कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा, एक तो पृथ्वी की जानकारी का हमें अगर तरीका पता करना है, एक तो तरीका यही होगा कि पृथ्वी के अंदर जाकर के देखें वो क्या क्या है। तो वो तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत, जिससे हम पता कर सकते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। कई बार क्या होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जा पाना संभव नहीं है, तब हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं या फिर कहें किसी अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का जो है ना प्रयास करते हैं। हालांकि जो हम अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं वो कभी कभार अनुमान पर आधारित होती है और वो सटीक होने और ना होने की उसकी संभावना बनी रहती है, जबकि प्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं क्योंकि इनकी जानकारी हमने स्वयं जाकर के प्राप्त की होती है। तो गाइज अब आपको ये दो तरीके बताने हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है हमें किन दो तरीके से होती है। तो आप इसके अंदर दो तरीकों के माध्यम से, पहला जो तरीका है आपका वो है खनन। और आप सभी को पता है खनन का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है, खुदाई। तो गाइज क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, खनन करते हैं, अर्थात खुदाई खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के दौरान जो अंदर से चट्टानें निकलती हैं, अंदर से जो मिट्टी निकलती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
और इसी आधार पर खुदाई के दौरान मिलने वाली जो चट्टानें हैं या मिट्टी है वो अलग अलग होती है, और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा लेते हैं या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं कि इतनी गहराई पर इस प्रकार की मिट्टी निकलती है, उससे अधिक गहराई पर इस प्रकार की चट्टानें निकलती हैं। यदि हम उससे और अधिक गहराई पर जाएं तो भिन्न भिन्न प्रकार की हमारे को आंतरिक संरचना देखने को मिलती है। तो गाइज मैं आपको और आगे की जानकारी देता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ जानकारियां देती है, मतलब जब हम खुदाई करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें जानकारी जरूर मिल जाती है पृथ्वी अंदर से कैसी है। और विश्व का अब तक सबसे गहरा जो खनन किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के रॉबिन्सन गर्त में किया गया है। गाइज रॉबिन्सन गर्त बेसिकली क्या है, वहां से सोना निकाला जाता है, और ये अब भी केवल 4 किलोमीटर की गहराई पर किया गया जो है ना एक तरीके से खुदाई है, जिसके अंदर मनुष्य जाकर के सामान निकालते हैं या फिर सोना निकालते हैं और अंदर से इस बहुमूल्य पदार्थों को निकाल करके मार्केट में बेचते हैं। तो बेसिकली इसीलिए ये खनन किया गया था। तो ये जो खुदाई की गई है वो 4 किलोमीटर की है। तो यानी 4 किलोमीटर आप सभी जानते हो वो 6370 किलोमीटर का बहुत कम प्रतिशत है। तो इस आधार पर हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जरूर जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम दूसरा पॉइंट देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने का, वो है आपका प्रवेदन परियोजनाएं। गाइस प्रवेदन परियोजनाएं, प्रवेदन का मतलब होता है ड्रिल, ड्रिल करना मतलब छेद करना। कुल मिलाकर के जो परिवेदन परियोजनाएं होती हैं ये इसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर लगातार प्रवेदन करते रहते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। तो एक दूसरा तरीका जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने का, वो भी प्रत्यक्ष स्रोत, वो है आपका प्रवेदन। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि अब तक का जो सबसे गहरा प्रवेदन किया गया है वो कहां किया गया है, तो आप बोलोगे आर्कटिक महासागर के अंदर एक कोला क्षेत्र है। गाइज यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि सबसे गहरा जो प्रवेदन है यानी ड्रिल आज तक जो किया गया है कहां किया गया है, तो आप बोलोगे आर्कटिक महासागर के अंदर कोला क्षेत्र के अंदर 12 किलोमीटर तक की गहराई की गई है। गाइज ये कोई मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है, ये मशीन गई थी अंदर तक और मशीन ने खुदाई की। जबकि मैं आपको रॉबिन्सन गर्त के बारे में बात कर चुका हूं। तो रॉबिन्सन गर्त जो है बेसिकली कहां है, वो सोने की खदान है, वहां पर मनुष्य भी जाते हैं। तो मनुष्य जहां तक गया है आज तक वो रॉबिन्सन गर्त 4 किलोमीटर है, लेकिन ये भी गर्त है, लेकिन ये केवल मशीनों के द्वारा पहुंचाई गई दूरी है, इसमें मनुष्य नहीं गया है, ठीक है ना। इन परियोजनाओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो दूसरा तरीका आपका हो गया प्रवेदन। अब हम प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आपका तीसरा जो है कारण देखते हैं कि वो तीसरा कारण कौन सा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार। गाइस ज्वालामुखी उद्गार भी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका या फिर कहें तीसरा पॉइंट है जिस तरीके से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसका ये प्रत्यक्ष स्रोत है तीसरा, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि ज्वालामुखी उद्गार का मतलब क्या होता है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वही उद्गार कहलाता है ज्वालामुखी का। तो आप सभी को पता है कि जब ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होता है तो उससे ज्वालामुखी में से लावा निकलता है। जब ज्वालामुखी में से जब लावा निकलता है तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए कि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो जायज बात है वो किस चीज की हमें जानकारी देता है, इस चीज की जानकारी देता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी के बाहर जो निकलेगा बेसिकली वो क्या है, अंदर से निकलने वाले तत्व ही तो हैं। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत से पता चलती है वो ज्वालामुखी उद्गार से पता चलती है। यानी जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पृथ्वी का कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा जरूर है जहां पर लावा मौजूद है, जहां से ये लावा पृथ्वी तक पहुंचता है। क्योंकि जो चीज अंदर मौजूद है लावा उसी से तो निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के जो भूभाग पर बन रहा है, वो पृथ्वी के गर्त से निकलता है, पृथ्वी के गर्भ से निकलता है। तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म भी है और लिक्विड भी है। तो 3 तरीके हैं गाइस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने के, वो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा ज्यादा लेते हैं। मैंने आपको ज्यादा बताया कि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है गाइस, 6000 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी के केंद्र का, ठीक है। और आप सभी को पता है पृथ्वी पर ऐसी कोई धातु नहीं है जो 6000 डिग्री सेल्सियस को जो तापमान को सोख सके, झेल सके। और हमारी पृथ्वी पर सबसे जो कठोर धातु है वो टंगस्टन है, आप सभी को पता है टंगस्टन, टंगस्टन, और वो भी केवल 3800 डिग्री सेल्सियस तापमान ही झेल पाती है। अब और देखिए वो भी इतना आधे
लगभग आधा तापमान ही झेल पा रही है। तो ऐसे कोई धातु ही नहीं है जिसको कारण हम खुदाई करके पृथ्वी की बिल्कुल केंद्र में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकें। सो गाइज, इसके लिए क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का केंद्र का हम अध्ययन जो करते हैं वो इनडायरेक्ट जो है ना मेथड से करते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोतों से करते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष स्रोतों में अपनाई जाने वाली टेक्निक का पता करते हैं कि कौन कौन से तरीके अपनाते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जांचने के लिए। तो गाइज, पहले पॉइंट सबसे पहले हम बात करेंगे घनत्व पर आधारित प्रमाण। तो गाइज, हम क्या करते हैं कि जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है सभी को पता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये हमारा औसत घनत्व है और इसी आधार पर संपूर्ण पृथ्वी का हम अनुमान लगा लेते हैं। जबकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी अंदर से जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं घनत्व बदल चला जाता है, लेकिन फिर भी हमने जो न्यूटन के सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, उसके आधार पर हमने औसत घनत्व का अंदाजा लगा लिया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, वो है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम फिर भी मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वी अलग अलग गहराई पर अलग अलग प्रकार का घनत्व रखती है। जैसे पृथ्वी का जो क्रोड का घनत्व है गाइस, वो 11 से लेकर 14 तक है, लेकिन फिर भी हमने पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व माना है वो 5.5 मान लिया है। क्यों? क्योंकि हमने पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटी का जो नियम कहता है गुरुत्वाकर्षण का, उस नियम के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया। यानी हम पढ़ तो ग्रेविटी रहे हैं, पढ़ तो हम ग्रेविटी के न्यूटन के नियम के पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। यानी ये भी एक अप्रत्यक्ष तरीका हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने का। यानी जब हम पृथ्वी के अंदर डायरेक्ट ना जाएं बल्कि किसी और तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने लगे तो हम उनको अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में पहला आपका पॉइंट बनता है घनत्व। और जो घनत्व है इसको भी हमने न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर लिया है, जो कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और पूरी पृथ्वी का जो घनत्व है वो 11 से लेकर 14 तक है। सभी को पता है केंद्र का भाग, लेकिन फिर भी हम इसको ना मान करके केवल इसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये औसत है, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है गाइस, वो है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर तापमान पर आधारित प्रमाण। देखिए गाइस, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का जो तापमान है वो बदलता चला जाता है, यानी बढ़ता चला जाता है। तो पृथ्वी की विभिन्न खानों पर जो है हमने स्थानों पर खाने खोदी हैं और उन खोदने से हमें पता चला है कि जैसे जैसे हम धरातल के जो है अंदर जाते जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। और इसी आधार पर हमने ये अंदाजा लगाया कि प्रत्येक 32 मीटर की खुदाई करने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। और इसी हिसाब से हमने अंदाजा लगा करके पूरे पृथ्वी के केंद्र के तापमान का अनुमान लगा लिया है, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी आप अंदाजा लगाइए गाइस, केवल हमने 32 मीटर की खुदाई की और 32 मीटर की खुदाई के बाद हमने 1 डिग्री टेम्परेचर पाया, प्राप्त किया। और हमने मैक्सिमम जो खुदाई की है वो हमारी 12 किलोमीटर की है, ठीक है, कोला द्वीप के अंदर। हमने इस अंदाजे के आधार पर 12 किलोमीटर के आधार पर हमने पूरी पृथ्वी के केंद्र का तापमान का अनुमान लगा लिया कि वो तो 6000 डिग्री के आसपास होने वाला है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो 6000 डिग्री ही होगा, हो सकता है कि वो 6000 डिग्री से भी ज्यादा हो, क्योंकि हमने जो अंदाजा लगाया वो केवल 32 मीटर या फिर कहें 12 किलोमीटर की खुदाई करने के आधार पर लगाया। जबकि हम जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं तो तापमान बढ़ने की जो दर होती है वो और तेजी से बढ़ जाती है। यानी 32 मीटर की खुदाई कर रहे हैं तो 32 मीटर की खुदाई के ऊपर जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है कि जैसे हम पृथ्वी के और करीब पहुंचे, केंद्र के करीब, लावे के करीब, तो हो सकता है 5 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए। लेकिन फिर भी हमने उसको नहीं लिया, सिर्फ हमने एक अनुमान लगा लिया कि 32 डिग्री के आधार पर पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होगा वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। इसी प्रकार मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं कि दबाव पर आधारित प्रमाण। मतलब दबाव भी पृथ्वी पर अलग अलग होता है। तो वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी में तापमान और घनत्व की तरह दबाव भी जो है वो बहुत अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाकर, क्योंकि भू प्रॉपर्टी पर दबाव बहुत कम होता है, जबकि इसके केंद्र का दबाव जो है वो लगभग 3600 किलोबार है। आप देख सकते हो कि 3600 किलोबार का दबाव बहुत होता है और इसी के कारण से पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी हैं उनके अंदर विस्फोट भी होता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दबाव का भी सहारा ले लेते हैं, जबकि दबाव का पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी कैसी है अंदर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम दबाव के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसको अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूं चौथा पॉइंट, भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण।
देखिए गाइस, ये भूकंपीय तरंगे जो ऐसी तरंगे हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में बहुत मदद की है, और इनके आधार पर हमने क्रोड तक का पता कर लिया है कि क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। और आप सभी को पता है भूकंप जो होता है बेसिकली वो तरंगे होती हैं, और जो तरंगे होती हैं वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करती हैं। तरंगे ठोस में तेज चलती हैं, द्रवों में उसकी तुलना में कम, और फिर जो है वायु में अलग अलग तरीके से चलती है। मतलब तीनों माध्यमों में जो भूकंप की तरंगे होती हैं या फिर तरंगे होती हैं वो अलग अलग तरीके से चलती हैं। और जब हम भूकंप आते हैं तो भूकंप के तरंगों का अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि कुछ स्थानों पर तो भूकंप की तरंगे पहुंचती ही नहीं है। जिन स्थानों पर भूकंप की तरंगे पहुंचती नहीं है उनको हालांकि हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं, उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भूकंपीय तरंगों के माध्यम से यह पता चल चुका है कि जो पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं, उनसे हमें मदद मिल जाती है पृथ्वी अंदर से ठोस है या लिक्विड है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पी तरंगे होती हैं गाइस, पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती है, जबकि एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पृथ्वी है वो आंतरिक संरचना उसकी तीन आधारों पर की जाती है, इसकी भू प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड वाला भाग। तो जो मेंटल वाला भाग है वो द्रव अवस्था में है, यानी इसमें लावा है, तो इसी कारण से जो एस तरंगे हैं वो भू प्रॉपर्टी को तो पार करके चली जाती हैं, लेकिन वो जो है मेंटल भाग को पार नहीं कर पाती हैं। इसीलिए एस तरंगों का जो भूकंप छाया क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि पी तरंगे जो होती हैं वो यहां से भी आती हैं, यहां से भी, और ठोस से भी होकर के गुजर जाती हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में तरंग प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो पी तरंगों का कभी कुछ छाया क्षेत्र होता है, लेकिन वो एस तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। जबकि मैं बात करूं एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक होता है, ठीक है। जबकि वो 105 से लेकर 145 डिग्री तक होता है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। जबकि आप सभी को पता है कि जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो 105 से लेकर 105 तक होता है, यानी इसका छाया क्षेत्र ज्यादा है और इसका छाया क्षेत्र कम होता है। तो गाइज इससे हमें क्या पता चला, मैं इतनी देर से आपको समझाने का यही प्रयास कर रहा हूं कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो ठोस में से अलग तरीके से चलती हैं, लिक्विड में अलग तरीके से चलती हैं, और साथ ही गैस में अलग तरीके से चलती हैं। तो जब भूकंपीय तरंगे किसी निश्चित स्थान पर पहुंच नहीं रही हैं तो इसका अर्थ यही है कि बीच में पी तरंगों ने हमको मदद की है, एस तरंगों ने हमने मदद की है कि कैसी है पृथ्वी अंदर से। तो हम उसके आधार पर अनुमान लगा लेते हैं कि भाई बीच में जरूर जो है वो लिक्विड होगी पृथ्वी, तभी एस तरंगे पार नहीं कर पा रही हैं, नीचे तक नहीं आ पा रही हैं, जबकि पी तरंगे तो आ जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से लिक्विड भी है, ठोस भी है। तो इस तरीके से ये चार चीजें आपको मैंने बताई, इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जांचते हैं। सो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किसे कहते हैं। सो गाइस साधारण शब्दों में भूकंप का जो अर्थ होता है वो है पृथ्वी का कांपना, अर्थात पृथ्वी का हिलना, या दूसरे शब्दों में कहें तो अचानक से पृथ्वी में आने वाले जो झटके हैं उन झटकों के कारण पृथ्वी में जो पैदा होने वाला कंपन है उसको हम भूकंप कहते हैं। हालांकि आप सभी इस जो है परिभाषा से परिचित भी होंगे। सो गाइस इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां से जो पूछता है एग्जामिनर, मैं आपको बता देता हूं कि भूकंप का केंद्र, अधिकेंद्र से आप क्या समझते हो। सो गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भूकंप का केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है। गाइस देखिए भूकंप जो है जहां से भूकंप पैदा होता है, जहां प्लेटें खिसकती हैं और प्लेटों को खिसकने से ऊर्जा जो फैलती है, ऊर्जा चारों तरफ जाएगी, देखिए चारों तरफ जा रही है, तो जो ऊर्जा चारों दिशा में फैलने लगती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं भूकंप का केंद्र या उद्गम केंद्र। नाम याद रखना है कि जहां भूकंप पैदा होता है उसे हम कहते हैं भूकंप का केंद्र, ठीक है। और इसको हम अन्य नाम भूकंप का उद्गम केंद्र के नाम से भी जानते हैं। जबकि भूकंपीय तरंगे सबसे पहले स्थल भाग पर जहां पहुंचती हैं, यानी सबसे पहले जहां स्थल भाग पर भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं उस स्थान को हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। नाम याद रखने हैं गाइस दोनों, एक उद्गम केंद्र और एक अधिकेंद्र, ठीक है। इनसे जुड़ी हुई दो बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि विश्व के अधिकांश जो भूकंप होते हैं गाइस वो 50 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई के अंदर आते हैं, यानी ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो 50 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई में जो है उत्पन्न होते हैं। और जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचते हैं
उसे अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता है भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से सभी दिशाओं में फैलती हैं। हालांकि इस चित्र ने आपको समझने में आसानी कर दी होगी कि किस तरीके से चारों दिशाओं में भूकंपीय तरंगे फैल रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद गाइज आपका अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों के प्रकार बताओ कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। सो गाइज मैं आपको बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है प्रश्न आने की संभावना रहती है 5 नंबर का। तो आप बताओगे कि पृथ्वी पर आने वाले जो भूकंप हैं तो वो मुख्य तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। तो एक तो प्लेट विवर्तनिक भूकंप, दूसरा ज्वालामुखीय भूकंप, तीसरा इसको हम नियत भूकंप भी कहते हैं, कई बार इसे हम खनन भूकंप के नाम से भी जानते हैं, साथ ही विस्फोटीय भूकंप और बांध जनित भूकंप। ये 5 भूकंप हैं। इनको अच्छे से मैं आपको यही बता देता हूं क्योंकि इसको समझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आसान है। प्लेट विवर्तनिक भूकंप गाइस वो भूकंप होते हैं जो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें होती हैं उनको खिसकने से, उनके खिसकने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके कारण पैदा होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक भूकंप। फिर कुछ होते हैं ज्वालामुखीय भूकंप, यानी जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो वो विस्फोट इतना भीषण होता है कि उसके कारण पृथ्वी कांप जाती है, कंपन पैदा हो जाता है पृथ्वी के अंदर। तो जो कंपन ज्वालामुखी के विस्फोट से पैदा होता है और जिसके कारण पृथ्वी हिल जाती है, तो उसी हिलने को हम कहते हैं पृथ्वी का ज्वालामुखीय भूकंप। इसके बाद कई बार क्या होता है खनन भूकंप। जब हम क्या करते हैं पृथ्वी के अंदर खनन करते हैं बहुमूल्य वस्तुएं निकालने के लिए, जब उनकी छत गिर जाती है खननों की, मान लीजिए ये सुरंग है, ये सुरंग हमने खोदी, ठीक है, और इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे डंडे लगा देते हैं या चौपाइयां खड़ी कर देते हैं जिसके ऊपर ये छत टिकी रहती है, ठीक है ना। अचानक से क्या होता है कि इन जो चौपाइयां होती हैं या ये जो पिलर्स होते हैं इनका बैलेंस बिगड़ने के कारण ये गिर जाते हैं, तो पूरी छत नीचे गिर पड़ती है। तो इसके गिरने से क्या होता है, इसके गिरने से बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज कंपन पैदा होता है पृथ्वी के अंदर। तो जो कंपन खनन की छतें गिरने से पैदा होता है उसको हम कहते हैं नियत भूकंप या खनन भूकंप। इसके बाद विस्फोट भूकंप होता है गाइस। विस्फोट भूकंप होता है जब कोई बड़ा परमाणु बम या इसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बम फोड़ा जाता है तो उसके कारण से भी पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, तो वो कंपन कहलाता है, वो भूकंप कहलाता है आपका विस्फोटीय भूकंप। इसके बाद आपको बांध जनित भूकंप के बारे में बता देता हूं कि बांध जनित भूकंप वह भूकंप होते हैं जब कोई बड़ा बांध टूट जाता है और उसके टूटने से जब बहुत तेजी से जमीन पर पानी गिरता है तो उसके कारण जो भूकंप पैदा होते हैं उसको हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। सो गाइज ये 5 भूकंप थे, मैंने इनको बता दिया है मैंने आपको। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। भूकंपों का माप किस तरह होता है, यानी भूकंपों का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो गाइज भूकंप को मापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे क्या कहूं 2 यंत्र हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं भूकंप को मापने के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भूकंपों को उनकी तीव्रता तथा गहनता के संदर्भ में मापा जाता है कि कितना तेज है, कितनी गहराई में आया है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा से संबंधित है, यानी कितनी ऊर्जा निकल रही है जब भूकंप आया तो कितनी ऊर्जा फैल रही है, तीव्रता मतलब ऊर्जा। तो इसे यानी भूकंप लेखी या फिर कहें जिसे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा नापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता नापने वाला, गाइस इस शब्द को जरूर याद रखना, भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अब रिएक्टर स्केल का प्रयोग मतलब ये तो तीव्रता नापने के लिए है, मतलब कितना आया है या नहीं आया है, साथ में कितने रिएक्टर स्केल का आया है, कितना उसके अंदर मतलब उसकी क्षमता थी 0 से लेकर, हालांकि इसके अंदर 0 से लेकर 10 तक का जो है अंक दिए जाते हैं किसी भी भूकंप को, तो जो अंक दिए जाते हैं वो रिएक्टर स्केल के माध्यम से दिए जाते हैं। सो गाइज इसकी जो मापनी है या फिर कहें इसका जो शुरुआत की थी मापने की, तो वो चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने की थी 1935 में। सो गाइज इसी के आधार पर इनका जो नाम था रिएक्टर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया रिएक्टर स्केल। इसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक के अंक लिखे हुए होते हैं जिससे हम जांचते हैं पृथ्वी के ऊपर आने वाले भूकंपों की तीव्रता को। सो गाइज इसके बाद भूकंपों के प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, साथ ही इंपॉर्टेंट भी है गाइज। मैं बता रहा हूं आपको अपने अनुभव के आधार पर कि ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रभाव, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जाम में, किसके माध्यम से जो है ना हम आने वाली आपातकाल से बच्चों की जो है बचाव हो सकता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है।
तो मैं आपको बता देता हूं, और हालांकि सभी को पता है कि जब भूकंप आते हैं तो क्या होते हैं, 5 पॉइंट लिखने होंगे आपको। तो इससे जनधन की अपार हानि होती है। कई बार भूकंप से नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब भूकंप आता है तो बहुत सारा मलबा जमीन पर आकर के गिरता है, पहाड़ों से खिसक करके नदियों में आ जाता है, तो नदियों का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। इस प्रकार नदियां जो है ना, वो अपने आसपास के इलाकों में बाढ़ ला देती हैं। जब भाई उसको पानी को जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो भूकंप के कारण कई बार बाढ़ भी आ जाती है। इसके बाद हम भूकंप के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि भूकंप से कई बार सुनामी भी आ जाती है गाइस। जब भूकंप जो है समुद्र के अंदर आते हैं तो इसके कारण से सुनामी आती है, और सुनामी जो है बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ जाता है कई बार सुनामी के कारण से। आपने देखा भी था कि किस प्रकार से भारत के अंदर भी सुनामी आई थी और इसके अंदर कितने लोगों की जाने गई थी। तो ये भी आप बता सकते हो। फिर आप जो बताओगे चौथे पॉइंट में कि भूकंप से भूपटल जो होता है, भूपटल के अंदर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, यानी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। सन 1981 में जापान में भूकंप ने बहुत ही चौड़ी घाटी जो है वो पैदा कर दी थी सड़कों के बीचों बीच, मतलब बहुत चौड़ी भ्रंश पैदा कर दिया था, दरारें पैदा हो गई थी 1981 में जब जापान के अंदर भूकंप आया था। इस उदाहरण को आप डाल सकते हो अपने एग्जाम में, और एग्जामिनर जरूर खुश होगा इस चीज से। साथ ही भूकंप से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है गाइज, और इस भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में जो है ना क्षति होती है। भूस्खलन क्या होता है, देखिए गाइज, ये पर्वत है मान लीजिए, और इस पर्वत के ऊपर मिट्टी जमा है। जब पृथ्वी हिलती है तो ये मिट्टी जो है ना बहुत तेजी से नीचे आने लगती है, और नीचे के जो गांव होते हैं उन गांवों के ऊपर आकर के ये दबा देती है। इस प्रकार से भारी क्षति होती है। तो भूकंप के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन भी होता है। भूस्खलन मतलब भूमि का सरकना, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताओ, इसकी विशेषता बताओ। तो गाइस मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उनको 3 भागों में बांटते हैं। आप पढ़ रहे हो और एग्जाम टाइम भी है तो आपको इनके नाम जरूर पता होंगे। एक है आपका भू प्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। तो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि बुक्स के अंदर अलग अलग आधारों पर भू प्रॉपर्टी की जो गहराइयां हैं वो अलग अलग मिलती हैं। कुछ लोग हैं वो इसको पहाड़ों पर से नापते हैं, कुछ लोग इसको भूमि पर से नापते हैं, कुछ लोग सागरों के अंदर से नापते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो भू प्रॉपर्टी है वो अलग अलग गहराई बताती है। औसतन जो हम भू प्रॉपर्टी की गहराई मानते हैं गाइस, वो मानते हैं 0 से लेकर 400, 0 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई मानते हैं भू प्रॉपर्टी की। जबकि मेंटल भाग की जो गहराई मानी जाती है वो 400 से 2900 मानी जाती है। जबकि क्रोड की जो गहराई मानी जाती है वो 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर मानी जाती है गाइस। ये तो इसकी गहराइयां हो गई। अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं, जिसमें जांचते हैं कि इन तीनों ही आंतरिक संरचनाओं की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है। गाइस ये पेपर में आता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि जो भू प्रॉपर्टी है उसकी विशेषता क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भू प्रॉपर्टी होती है ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, और ये बहुत ही भंगुर होती है, मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत जल्दी टूटने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। मिट्टी देखी भी होगी आप, अपना कहीं से भी मिट्टी का एक टुकड़ा उठा सकते हो और उसको तोड़ करके देख सकते हो कितनी आसानी से वो टूट जाती है थोड़े से ही फोर्स के कारण। तो इसी प्रकार से भू प्रॉपर्टी की ये विशेषता है एक। साथ ही भू प्रॉपर्टी की मोटाई जो है गाइस वो महासागरों पर और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था अभी अभी बातों बातों में ही कि कुछ लोग इसे कहीं पर कुछ नापते हैं, कहीं पर कुछ नापते हैं, ठीक है ना। तो महाद्वीपों में ये अधिक गहरी होती है और महासागरों में कम गहरी होती है। गाइस इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मान लीजिए ये पृथ्वी का भाग है, ये महाद्वीप वाला भाग है, यहाँ पर महासागर है। तो गाइस जायज बात है जब हम इसको नापने बैठेंगे तो यहाँ से तो कम बनेगी त्रिज्या इसकी, जबकि यहाँ से ज्यादा बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये समझना होगा आपको कि जो भू प्रॉपर्टी है वो महासागरों में कम मोटी होती है और महाद्वीपों पर अधिक मोटी होती है। तो आप इसको लिखोगे कैसे कि महाद्वीपों पर इसकी जो औसतन मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर होती है, ठीक है। जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से शुरू हो जाती है या फिर 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। जबकि कुछ लोग इसको पर्वतों से मापते हैं, तो पर्वतों से जब हम इसे मापते हैं तो इसकी जो मोटाई होती है गाइस वो 70 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भू प्रॉपर्टी को अलग अलग गहराइयों से नाम दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों पर। जबकि मैं बात करता हूं इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी पृथ्वी के अंदर से आप 1 सेंटीमीटर का कोई भी टुकड़ा निकाल लीजिए क्यूब टाइप में, ठीक है,
और उसका अगर वेट करोगे तो औसतन वो निकलेगा, भू प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूं मैं, मेंटल की नहीं, ना ही करोड़ की। जबकि आपसे पूछे कि पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो आप बताओगे पूरे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, क्योंकि वो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार आपसे पूछना चाहता है। जबकि वो किसी एक स्पेशली परत के बारे में पूछे, या फिर कहें आंतरिक संरचना के बारे में पूछे, जैसे भू प्रॉपर्टी के बारे में पूछे या मेंटल के बारे में पूछे, तो अलग अलग इसकी जो है घनत्व हो जाएगा। जैसे हम बात करें भू प्रॉपर्टी की, तो भू प्रॉपर्टी का जो घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और महासागरों के नीचे इसका जो घनत्व है वो थोड़ा कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद गाइस आपका दूसरा है मेंटल की विशेषता बताओ। तो गाइस आपका ये जो लिखना होगा, इसका पहला पॉइंट होगा कि भू प्रॉपर्टी के नीचे वाला भाग जो है मेंटल कहलाता है। जो भू प्रॉपर्टी है उसके नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है। और यह भू प्रॉपर्टी के नीचे व क्रोड के ऊपर वाला भाग है, जिसकी गहराई 400 से लेकर 2900 तक पाई जाती है, यानी 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो भी यहीं से निकलता है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। इसका घनत्व जो है भू प्रॉपर्टी से ज्यादा है, जबकि हम बात करके आए थे भू प्रॉपर्टी का 3 है, तो इसका जो घनत्व है वो 3.4 आपको ये याद रखना होगा। साथ ही हम बात करें कि जो भू प्रॉपर्टी है वो कुछ लोग होते हैं अलग अलग, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग भू प्रॉपर्टी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग को मिलाकर के स्थल मंडल कहते हैं। वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अलग अलग कामों के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग नाम दिए हैं। तो अगर हम भू प्रॉपर्टी साथ ही मेंटल का ऊपरी भाग ले लें, तो मेंटल का ऊपरी भाग और भू प्रॉपर्टी पूरी, वो दोनों मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। और स्थल मंडल की जो कुल मोटाई है गाइज आपको बतानी है, वो 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है ना गाइज। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्रोड की विशेषता बताओ, क्रोड किसे कहते हैं, या फिर कहें क्रोड में क्या चीजें पाई जाती हैं। तो मैं बता दूं क्रोड की विशेषता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये ठोस है। इसकी जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता चलती है कि पृथ्वी अंदर से ठोस है, केंद्रीय भाग उसका बिल्कुल ठोस है। तो इसकी जानकारी हमें पता चलती है किससे? भूकंपीय तरंगों से। और क्रोड व मेंटल की जो गहराई है गाइज वो 2900 किलोमीटर से सारी की सारी जो नीचे तक केंद्र तक होती है वो इसी की मानी जाती है क्रोड की गहराई। साथ ही बाह्य क्रोड जो होता है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। यानी जो बाहर का क्रोड होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि बिल्कुल बीच वाला भाग होता है वो ठोस अवस्था में है। और इसका घनत्व जो है वो 13 से लेकर 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। साथ ही क्रोड भारी पदार्थों द्वारा, जिसके अंदर हम बात करें तो निकेल और लोहे से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो क्रोड है आपका वो भारी पदार्थों से बना हुआ है, यानी उसके अंदर निकेल और लोहा भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसके बाद की मैं आपको बात करता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन पदार्थों से मिलकर के बनी है। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यानी जो भू प्रॉपर्टी है, मेंटल है, क्रोड है, वो बेसिकली उसकी आंतरिक संरचना की पदार्थों की विशेषता पूछना चाहता है आपसे। तो ये तीनों ही संरचना अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी है। जैसे हम बात करें सबसे पहले भू प्रॉपर्टी की, तो भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले जो प्रमुख पदार्थ है गाइज वो है सियाल, यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो सियाल से मिलकर के बना है, ठीक है गाइज। सियाल को याद करने का तरीका जो है, सी से हो जाएगा आपका सिलिकॉन और याल से हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ये यहां पर, ठीक है। तो यानी जो भू प्रॉपर्टी वाला भाग है उसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जबकि हम बात करें जो पृथ्वी का मेंटल भाग है वो बना होता है सीमा से। सीमा अगर अब इसको भी संधि विच्छेद करेंगे तो सी से बनेगा आपका सिलिकॉन और मा से बनेगा मैग्नीशियम। देखिए गाइस आपको पता भी होगा कि जो लावा होता है, लावा के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि पृथ्वी का जो लावा वाला भाग है या फिर कहें मेंटल वाला भाग है वो मैग्नीशियम तत्व से बना हुआ है, और इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो है आपका, हम जाएं अंदर मेंटल भाग तक तो वो लावा के रूप में निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोड की, तो क्रोड गाइस आपको पता होना चाहिए वो बना है निफे से। निफे में भी आप इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, नी से हो जाएगा निकेल और या फिर फे से हो जाएगा फेराइड, ठीक है ना गाइस। और फेराइड को आप सभी जानते हैं हिंदी में लोहा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का जिसे हम क्रोड कहते हैं वो निफे से बना हुआ है, उसके अंदर निकेल और फेराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो गाइज इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रभावित होकर के ज्वालामुखियां जो हैं वो विस्फोट करते हैं,
और इसीलिए हमें इस चैप्टर के अंदर ज्वालामुखी वाले टॉपिक को ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम कहीं ना कहीं सारे के सारे ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे कि ज्वालामुखी किस प्रकार से होते हैं, किसे कहते हैं, कितने हैं, इन सभी जानकारियों को अब हम प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। गाइस, पृथ्वी पर ज्वालामुखी होना कोई आकस्मिक घटना है, मतलब आम बात है। और इससे क्या होता है, भूपटल पर विस्फोट भी होते रहते हैं, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुनते हो कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनके अंदर विस्फोट होते रहते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि पृथ्वी के जिस स्थान से लावा बाहर निकलता है, गैस बाहर निकलती है, धुआं बाहर निकलता है, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं, तो हम पृथ्वी के उस स्थान को ज्वालामुखी कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि पृथ्वी के जिस स्थान से गाइस लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर ये सभी बाहर निकलते हैं, उसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। गाइस देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सील्ड ज्वालामुखी की। तो सील्ड ज्वालामुखी जो होता है वो बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो अधिकतर ज्वालामुखी होते हैं गाइस, वो सील्ड ज्वालामुखी ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उन ज्वालामुखियों में। मतलब अगर हम बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र के ज्वालामुखियों को छोड़ दें तो अधिकतर जितने भी ज्वालामुखी हैं वो सील्ड ज्वालामुखी ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका उदाहरण देखें तो हवाई द्वीप के अंदर ज्वालामुखी जो है वो सील्ड ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। मतलब जब लावा ठंडा हो जाता है तो लावे के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप ये ज्वालामुखी जो है वो बनते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये ज्वालामुखी जब लावा ठंडा हो जाता है तो ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने के आसपास ही, इसके आसपास ही वो सारा लावा ठंडा होकर के बेसल्ट जो है प्रवाह क्षेत्र का जो है निर्मित करता है और साथ ही ये ज्वालामुखी भी बनती हैं, ठीक है ना गाइज। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं आपका अगला पॉइंट, यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इन्हीं कारणों से इन ज्वालामुखियों की धार जो है वो तीव्र नहीं होती है। गाइज आपको ये याद रखना है कि जो जो सिल्ड ज्वालामुखी है गाइज, वो सिल्ड ज्वालामुखी जो होते हैं उनसे जो निकलने वाला जो लावा होता है वो बहुत ही तरल होता है, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड होता है बिल्कुल। और इस कारण से क्या होता है कि वो बहुत दूर तक बहता हुआ निकल जाता है, यानी बहुत दूर तक जाकर के वो फैलता है। आप इसको जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं उससे भी समझ सकते हो। तो किससे के कारण क्या होता है कि वो इसके आसपास इकट्ठा होकर के जब ठंडा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इसकी जो ऊंचाई होती है वो अधिक ऊंची नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका सील्ड ज्वालामुखी है वो बेसिकली उससे जो निकलने वाला लावा होता है वो बहुत तरल होता है और इसी कारण से जो सील्ड ज्वालामुखी है उनकी ढाल तीव्र नहीं होती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका, यदि किसी तरह निकासी के अंदर यानी जहां से लावा निकलता है, तो अगर सील्ड ज्वालामुखी के जहां से वो लावा निकलता है वो किसी तरीके से अगर पानी चला जाता है अंदर, तो गाइज इन ज्वालामुखियों में भीषण विस्फोट भी होते हैं। अन्यथा अगर हम देखें अगर पानी ना जाए तो आमतौर पर ये जो विस्फोट होते हैं यानी सील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं उनके अंदर बहुत कम विस्फोट होते हैं, यानी इनके अंदर ज्यादा विस्फोट नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके से इनके निकासी से होते हुए इनके अंदर पानी चला जाता है तो इसके अंदर विस्फोट भी हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं आपका अगला पॉइंट कि इन ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है गाइस वो फव्वारे के रूप में निकलता है, ठीक है। मतलब बहुत तेज फुहारा जब निकलता है ना उस टाइप में इसमें से लावा निकलता है और निकासी पर शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, ठीक है ना गाइस। तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि अब सिंडर शंकु क्या है, वो भी सिंडर शंकु कहीं ना कहीं आपका सील्ड ज्वालामुखी का ही भाग है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने अगले मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करते हैं कि मिश्रित ज्वालामुखी क्या है। तो गाइस इसमें पहला पॉइंट है कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं इन ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है गाइस, वो जो आपका सील्ड ज्वालामुखी है सील्ड ज्वालामुखी की तुलना में अधिक ठंडा और गाढ़ा चिपचिपा होता है, ठीक है ना। तो गाइस इसके माध्यम से क्या होता है कि जब ये गाढ़ा अधिक ठंडा होता है तो इसके कारण से क्या होता है कि ये अधिक दूरी तक बह करके नहीं जा पाता है। इसके कारण से क्या होता है कि ये जो लावा होता है वो ज्वालामुखी के आसपास ही ठंडा हो जाता है, जिस कारण से इस प्रकार के ज्वालामुखी की जो हाइट होती है वो अपेक्षाकृत जो आपका सील्ड ज्वालामुखी है उससे अधिक पाई जाती है। इसके बाद गाइस आपका दूसरा पॉइंट है कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं वो प्राय जो है विस्फोटक होते हैं, यानी
ये सील्ड ज्वालामुखी की तुलना में ज्यादा विस्फोटक होते हैं, यहाँ पर ज्यादा विस्फोट होते हैं। तीसरा पॉइंट है गाइस, इनसे जो निकलने वाला लावा है उस लावा के साथ में भारी मात्रा में ज्वाल खंडिस्म भी पदार्थ निकलते हैं। अब बोलोगे कि ज्वाल खंडिस्म क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। ज्वाल खंडिस्म मतलब क्या होता है कि जब लावा बाहर निकलता है तो लावा के साथ में कंकड़, पत्थर, रेत और ऐसे ही सभी चीज जब निकलते हैं तो हम उन सभी को ज्वाल खंडिस्म के रूप में जानते हैं। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि जो ये मिश्रित ज्वालामुखी होती है, जब इनसे जब लावा निकलता है तो इनके साथ में ज्वाल खंडिस्म भी निकलते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, यह पदार्थ निकासी नाली के आसपास के साथ में ही जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो है मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इतने तरल पदार्थ नहीं होते हैं कि अधिक दूरी तय कर पाए, ये ज्वालामुखी के आसपास ही इकट्ठा हो जाते हैं और इसी प्रकार से ये मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आपका अगला है ज्वालामुखी कुंड। तो गाइज ज्वालामुखी कुंड जो है यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं, सबसे अधिक विस्फोट होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपका मिश्रित ज्वालामुखी है उसकी तुलना में भी अधिक विस्फोटक होते हैं। और इनमें जो विस्फोट इतने तीव्र होते हैं गाइस, इतनी तेज इसमें विस्फोट होते हैं, कई बार क्या होता है कि इसके विस्फोट के कारण ये जो ज्वालामुखी होते हैं वो जमीन में धंस जाते हैं और धंसने के कारण एक कुंड टाइप में बन जाता है। कुंड बेसिकली तालाब टाइप में होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये ज्वालामुखी जो है विस्फोट के कारण ऊपर उठने की बजाय नीचे धंस जाते हैं और इसीलिए इन धसे हुए गर्त को ही ज्वालामुखी कुंड के नाम से जाना जाता है, जिनसे लावा बाहर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट के कारण वो ज्वालामुखी जमीन में धंस जाता है और एक कुंड नुमा आकृति बन जाती है और इसीलिए हम उस ज्वालामुखी को ज्वालामुखी कुंड के नाम से जानते हैं। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कि बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र होता है गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा इलाका जो ज्वालामुखी के लावे से ढका हुआ हो, जिसने ज्वालामुखी के लावे से जो निर्मित हुआ हो, तो ऐसे इलाके को हम बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं कि मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और यहां से जो लावा बह करके इधर तक चला गया और इतना इलाका जो है वो उसने लावा ने उसको ढक दिया है, तो आप इस इलाके को कह सकते हो बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र। यानी ज्वालामुखी के लावे के बहने से ठंडे हुए जो इलाके होते हैं उनको हम बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि कई बार जो संसार के अंदर बहुत सारे बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र जो है हजारों किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। अब मैं बात करूं कुछ की जो मोटाई है गाइस वो 50 मीटर से भी अधिक है। कई बार एक अकेला जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ होता है। तो मैं बात करूं भारत का जो दक्कन का ट्रैप है, जिस पर आज वर्तमान का महाराष्ट्र का पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वह सभी बेसल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर तो कहीं पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। भारत के अंदर एकदम हम एक दो जगह को छोड़ दें, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि को छोड़ दे तो भारत के अंदर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भारत जो आज आपको दिखाई देता है एशिया महाद्वीप का भाग, वो पहले कभी जो है गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। वहां पर बहुत ज्यादा आपके ज्वालामुखी पाए जाते थे और उन्हीं ज्वालामुखी के प्रवाह के परिणाम स्वरूप जो आपका महाराष्ट्र का पठार है उसका निर्माण हुआ। तो अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, आज की अपेक्षा आरंभ में अधिक बृहत क्षेत्र से इन्होंने ढका हुआ था। मतलब आज की अपेक्षा अगर आप देखो तो जब पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय ये बेसल्ट प्रवाह क्षेत्र अधिक थे, आज थोड़े कम है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए गाइस आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्य महासागरीय कटक क्या है। तो आपको याद होना चाहिए जो आपका आर्कटिक महासागर है, जिसको हम एस आकार का महासागर भी कहते हैं, उसके बीचों बीच पानी के अंदर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है और उसी पर्वत श्रृंखला को जो पानी के अंदर डूबी हुई है उसको ही हम मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। और आप सभी को जानना होगा कि ये जो मध्य महासागरीय कटक है इनके अंदर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं और इन ज्वालामुखी से भी गाइस निरंतर उद्गार होता रहता है। उद्गार मतलब लावा बाहर आता रहता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा ये जो लावा बाहर आता है वो समुद्र के अंदर ही निकलता है। ऐसा नहीं कि समुद्र के बाहर आता है, समुद्र के अंदर ही उनसे लावा
निकलता रहता है। तो बेसिकली जो मध्य महासागरीय कटक है यानी पर्वत श्रृंखला जो है समुद्र के अंदर मौजूद, वो आपको याद रखनी होगी, वो 70,000 किलोमीटर लंबी है और ये पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कि ये 70,000 किलोमीटर लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ऐसी पर्वत श्रृंखला आपकी जो है आपके एशिया महाद्वीप या आपका अमेरिका महाद्वीप या विश्व के अंदर जितने भी महाद्वीप हैं उनके अंदर कहीं इतनी लंबी कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती। गाइस तीसरा पॉइंट है आपका कि इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, मतलब यहां से लावा निकलता ही रहता है। ठीक है ना। अब आपको मध्य महासागरीय कटक से जुड़ी हुई जानकारियां मिल गई होंगी कि मध्य महासागरीय कटक क्या होता है गाइस। तो आप बोलोगे एस आकार का जो आपका समुद्र है उसके नीचे पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को हम मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं, जिसकी कुल मिलाकर के जो दूरी है या लंबाई है 70,000 किलोमीटर की है, जिससे हर समय उद्गार होता ही रहता है। ठीक है ना। तो आपको मध्य महासागरीय कटक से आपको परिचय हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति की। तो गाइज मैं आपको बता दूं ज्वालामुखी स्थलाकृति क्या होती है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या होता है कि कभी कभी जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी से आप सभी को पता है कि जो लावा बाहर निकलता है, तो उससे जो लावा बाहर निकल कर ठंडा होता है उससे जो है स्थल भाग पर अलग अलग आकृतियां बनती हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये याद रहना चाहिए कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो इसकी नलिका होती है, नसिका होती है, वहां से कई बार कई दिशाओं में जो लावा है रिस करके चला जाता है जमीन के अंदर ही, और वहीं जमीन के भू प्रॉपर्टी के भाग में ही ठंडा हो जाता है, और इस कारण से जमीन के अंदर भी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जमीन के अंदर जो स्थलाकृतियां बनती है उनको हम अंतर्भेदीय स्थलाकृतियों के नाम से जानते हैं। तो अब हम ज्वालामुखीय स्थलाकृतियों की बात करेंगे जो जमीन के अंदर बनती है। ठीक है ना गाइस, इन्हीं को हम कहते हैं अंतर्भेदीय स्थलाकृति। तो गाइस ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आग्नेय शैल बनती हैं। इसके लिए हम आपका चैप्टर 6 भी करेंगे यानी खनिज वाला, वहां पर आप पता चलेगा आपको कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो ज्वालामुखी का जो लावा ठंडा होता है उससे आपको पता है कि आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। लावा का यह जमाव या तो धरातल के ऊपर पहुंच करके होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे इसका जमाव शुरू हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर जो आग्नेय शैल हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जो ज्वालामुखी के ऊपर ठंडे होते हैं उसको ज्वालामुखीय शैल और पातालीय शैलों के नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखीय शैल और पातालीय शैल ये इनके ठंडे होने के आधार पर नाम दिए गए हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अंतर्भेदीय स्थल आकृतियां होती हैं जो ज्वालामुखी के लावे से भू प्रॉपर्टी के अंदर ठंडे होने से बनती हैं। तो पहला होता है आपका, नाम याद रखना है, बैथोलिथ। तो गाइस बैथोलिथ जो है वो जब मैग्मा का बड़ा पिंड, गाइस आपको ये याद रखना होगा कि मैग्मा का बड़ा पिंड भू प्रॉपर्टी की अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो उससे क्या होता है, गुम्मदाकार की एक आकृति विकसित हो जाती है। गाइस देखिए गाइस, मान लीजिए यहां से जो लावा है वो निकल करके ऊपर जा रहा है, ये ज्वालामुखी है आपका। ठीक है, ऊपर ज्वालामुखी है। तो ये लावा अगर इधर से निकल करके जा रहा है, इधर से भी बह जाता है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो इधर की तरफ भी बहता है लावा। तो जब वो लावा एक गुम्मदानुमा जो आकार की एक आकृति बना दे, यानी जैसे गुम्मद होते हैं ना इस टाइप के, उस टाइप की आकृति बन जाए तो इसको हम कहेंगे आपका बैथोलिथ। यानी जब ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से कोई गुम्मदानुकार आकृति बन जाए तो उसको हम कहते हैं बैथोलिथ आकृतियां। ठीक है ना गाइज। तो इसके बाद आपको और मैं बता देता हूं कि अनाच्छादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब जमीन पे से मिट्टी की परत हट जाती है तो कभी कभी जो बैथोलिथ होती हैं वो जमीन के बाहर आते हैं। मान लीजिए ये पूरा का पूरा जमीन है और अंदर जो है एक आपकी बैथोलिथ आकृति पड़ी हुई है। तो कभी कभी जब वो अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी यानी मिट्टी की परत हटेगी तो आप सभी को पता है कि ये जो मिट्टी की परत हटने के बाद क्या होता है कि ये जो गुम्मद था वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अनाच्छादन की प्रक्रिया से क्या होता है कि जो गुम्मद होता है वो ऊपर आ जाता है, धरातल पर प्रकट होता है। तो ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, कभी कभी तो इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है और ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं गाइस। और बैथोलिथ कहा जाता है कि मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं, यानी जब मैग्मा ठंडा होकर के जम जाता है तो बैथोलिथ बनते हैं।
तो आपको अब बैथोलिथ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी कि बैथोलिथ क्या होती है। बेसिकली ये मैग्मा जब भू प्रॉपर्टी के अंदर गुम्मदानुकार आकृति में जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेकंड जो आकृति है गाइस वो है आपकी लेकोलिथ। लेकोलिथ गाइस बिल्कुल बैथोलिथ की तरह ही होती है। इतना याद रखना है कि जब ये गुम्मदानुकार आकृति जब होती है, इसके अंदर का जो तल है, ये तल चपटा हो जाए और साथ में इसके अंदर एक जो है नली जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, तो ये आकृति आपकी कहलाती है लेकोलिथ। दोबारा बोलता हूं कि जब गुम्मदानुकार जो आकृति है, जब जिसका तल चपटा होता है और उसके साथ में एक नली जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। सो गाइज आपको ये तीन आकृतियां और पढ़नी होंगी। ये आपका तीसरा पॉइंट कह लीजिए, या तीन आकृतियां और हैं जो आपकी अंतर्भेदीय स्थल आकृतियां, अर्थात ज्वालामुखी का जब लावा जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो ये आकृतियां भी बनती हैं। तो मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको। ऊपर उठते जब लावा कुछ समय बाद क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले जो कमजोर धरातल में चला जाता है। गाइस मान लीजिए कोई पतली सी, एक ऐसी पतली सी कोई दरार है, जब उसके अंदर लावा घुस जाता है तो लावा वहीं पर ठंडा हो जाता है। तो जब लावा बिल्कुल तस्तरी नुमा यानी पतली सी तस्तरी के टाइप में जमा हो जाए तो इस आकृति को हम लेपोलिथ कहते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर बताता हूं कि जो कमजोर दरारें होती हैं छोटी छोटी सी, जब उसके अंदर लावा घुस जाता है और वहीं ठंडा हो जाता है और एक तस्तरी नुमा आकृति बनती है, तब हम उसको लेपोलिथ बोलते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि लेपोलिथ किस प्रकार की होती है। इसके बाद गाइस बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है कि कई बार अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें मोड़दार अवस्था में अपनाती हैं और ऊपर की अवनीति तल में लावा का जमा वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, तो यही फैकोलिथ के नाम से जानी जाती हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो ये बैथोलिथ होती हैं और बैथोलिथ के अंदर इस प्रकार की एक आकृति बनती है, यानी इस प्रकार की, तो इस प्रकार को हम फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद गाइज सील और सीट। सील और सीट भी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टाने हैं जो ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनती है। जब लावा क्षैतिज दिशा में, गाइस कैसे, क्षैतिज दिशा में बिल्कुल एक चादर की आकृति में ठंडा हो जाए, जैसे चादर होती है ना पतली, तो उस आकृति में ठंडा हो जाए, तब ये आकृति सील या सीट कहलाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए सील कब होती है, सीट कब होती है। जब ये आकृति जो चादरनुमा आकृति है, जब उसकी मोटाई पतली होती है, यानी वो पतली होती है, तब ये इसको हम कहते हैं सीट। और जब ये मोटाई अधिक हो जाती है, यानी इसी चादरनुमा आकृति की जो मोटाई है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं क्या, तब हम इसको कहते हैं सीट। यानी जब चादरनुमा आकृति पतली हो तो सील, और जब चादरनुमा आकृति थोड़ी मोटी हो जाए तब हम इसको सीट के नाम से जानते हैं। तो चलिए गाइस इसके बाद हम और आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए वो कह रहा है कि लावा, जब लावा प्रवाह दरों के धरातल के लगभग समकोण पर पहुंचता है और इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है और एक दीवार नुमा जो है आकृति बना लेता है, तो ये डाइक कहलाती है। मान लीजिए ये यहाँ से इसका क्रिएटर है, यानी यहाँ से लावा निकल रहा है और लावा बहता हुआ जाए और अचानक से इस तरीके से एक समकोण पर एक ठंडा हो जाए और एक दीवार नुमा आकृति बन जाए, या ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, या ये इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन समकोण पर एक दीवार नुमा आकृति बन जाएगी और समकोण पर जो दीवार नुमा आकृति बनेगी वही डाइक कहलाती है गाइस। तो आपको डाइक भी पता चल गया। तो अब हमने सारी की सारी जो अंतर्भेदीय आकृतियां हैं, चाहे लेपोलिथ हो, फैकोलिथ हो, सील हो, डाइक हो, सीट हो, इन सब की हमने जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के प्रकारों की। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर अभी ज्वालामुखी का प्रकार तो हम पढ़ करके आए, लेकिन अब हम सक्रियता के आधार पर देखेंगे कि ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हालांकि ज्वालामुखी की परिभाषा मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की, वो भी किस आधार पर, वो भी सक्रियता के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं गाइस। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। विलुप्त ज्वालामुखी को हम निष्क्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिसमें आमतौर पर विस्फोट होते ही रहते हैं और उनका जो मुख होता है, यानी ये क्रिएटर जो होता है वो हमेशा खुला रहता है और यहाँ से जो है हमेशा गर्मी, धुआं वगैरह बाहर निकलता रहता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं और इसका उदाहरण है इटली का एटना ज्वालामुखी, ठीक है, इटली का
एटना ज्वालामुखी। ठीक है ना, एक बार फिर बताता हूं कि सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जहां से लावा हमेशा निकलता रहता है, जिसका क्रेटर खुला रहता है और जिससे हमेशा धुआं गैस वगैरह बाहर निकलती रहती है और पहले भी विस्फोट हुआ हो और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सभी सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब देखिए गाइस, यहां पर दो तीन चीजें चित्र बने हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्रिएटर किसे कहते हैं या वीवर क्या होता है। तो आप बोलोगे कि ज्वालामुखी का वह भाग जहां से लावा बाहर निकलता है उसको हम क्रिएटर या वीवर कहते हैं। इसी प्रकार से गौण शंकु के बारे में बताओगे कि जो निकासी नलिका होती है जहां से लावा बाहर आता है निकलने के लिए, तो उसके पहले ही कुछ निकासी नलिका होती हैं छोटी छोटी, जिससे पहले ही लावा निकलना शुरू कर देता है, तो वो गौण शंकु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद गाइज आपको ये पता होना चाहिए, ज्वालामुखी का जो दूसरा प्रकार है हम उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी सोता हुआ ज्वालामुखी। तो गाइज इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है वो काफी लंबे काल से कोई वहां से ज्वालामुखी निकलने की या फिर कहीं लावा निकलने की उसकी घटना नहीं सुनी होती है और संभावना भी नहीं होती है कि इसका जो है इसके अंदर अभी विस्फोट होने वाला भी है या भविष्य में भी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसा जो ज्वालामुखी होता है उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी भी अचानक क्रियाशील होते हैं तो इसमें जन धन की अपार क्षति होती है। यानी गाइस ऐसे ज्वालामुखी जब फटते हैं, हालांकि इनमें क्या होता है कि काफी समय तक इनमें जो है उद्गार नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता लावा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निकलेगा नहीं, निकल भी सकता है इससे। और जब कभी भी इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो बहुत ज्यादा जान माल की आपकी हानि होती है। ठीक है ना। इटली का विसुवियस जो ज्वालामुखी है इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसने जो है ये आपका प्रसुप्त उदाहरण दिया हुआ है ज्वालामुखी का, आप इसको भी लिख सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। इसी प्रकार से विलुप्त ज्वालामुखी, गाइस नाम से ही पता चलता है विलुप्त ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जिसमें इतिहास में कभी जो है ना तो कोई विस्फोट हुआ था और ना ही भविष्य में इसकी कोई विस्फोट होने की संभावना है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं हम उसको जो है विलुप्त ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो म्यांमार का पॉप ज्वालामुखी इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां से आप इसका उदाहरण देकर के अपने क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो गाइज 3 प्रकार थे आपके सक्रियता के आधार पर ये ज्वालामुखी के जो पाए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भूकंप छाया क्षेत्र। तो भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में आपको बताना है कि भूकंप छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, कहां होता है और ये कहां स्थित है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो गाइस भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों से होती है। ठीक है ना। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर कोई भूकंपीय तरंग लिखित नहीं की गई है, मतलब जहां पर कोई भी भूकंप तरंग नहीं आती है। तो जहां पर भूकंपीय तरंगें नहीं नोट की जाती हैं वहीं उसी स्थान को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले भी चर्चा की थी जब हमने ज्वालामुखी वाला चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था या टॉपिक को। इसके बाद आपको ये चित्र दिख रहा होगा, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मैंने आपको बताया था गाइस जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। ठीक है। जो पी तरंगे होती हैं आप सभी को पता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर के गुजरती हैं, जबकि एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस से होकर के गुजरती हैं। तो गाइज देखिए आपने देखा, मान लीजिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भूकंप के केंद्र होते हैं वो भू प्रॉपर्टी पे होते हैं। अब क्रोड के अंदर कभी भी या प्लेट आपका जो मेंटल भाग है उसके अंदर भूकंप के केंद्र नहीं होते हैं। भूकंप के केंद्र अधिकतर जो होते हैं वो 20 से लेकर जो आपका 100 किलोमीटर की गहराई के अंदर भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि जो ये भूकंप होते हैं, जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस से होकर के गुजर सकती हैं। मान लीजिए यहां पर कोई भूकंप पैदा हुआ और भूकंप तरंगे चारों दिशाओं में फैलती है, जैसे ये फैल रही हैं, फैलती हैं, चारों दिशाओं में फैल रही हैं। लेकिन क्या है, अचानक से आपका मेंटल भाग आ जाता है। तो मेंटल भाग आपको पता है तरल अवस्था में है। ठीक है। तो मेंटल भाग में आपको पता है कि लेकिन जो पी तरंगे हैं वो द्रव में भी जा सकती हैं, तो मेंटल अवस्था में वो सीधी चलने लगती हैं, क्योंकि तरल अवस्था में जो तरंगे होती हैं उनकी चलने की जो दिशा है और दशा है दोनों परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो सीधे चलने लगती हैं। जैसे मेंटल भाग से बाहर निकलती हैं दोबारा से आपका स्थल भाग आने लगता है, तो दोबारा से ये इस तरीके से अलग जो है फैलने शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो पी तरंगे हैं वो तीनों दिशाओं में चल सकती हैं और तीनों ही माध्यमों से होकर के बड़ी आसानी से गुजरती हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखिए, तो आपने गाइस ये भी सुना होगा कि जब
कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही जब पी तरंगे आपके भू प्रॉपर्टी वाले, यानी एक तरीके से भू प्रॉपर्टी वाला भाग है, थोड़ा ठोस है, वहां से होकर के द्रव में प्रवेश करती है, तो इसकी जो चलने की दिशा है ना वो परिवर्तित हो जाती है, फिर वो ऐसे नहीं चलती, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलने लगती है। तो इन्हीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करती हैं पी तरंगे, तो क्या होता है कि पी तरंगे अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर देती हैं, और इस कारण से कुछ क्षेत्र ऐसा होता है प्यारे बच्चों जहां तक कोई भूकंप की तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो आपका इलाका कहलाता है 105 से लेकर के 142। 105 से लेकर 142 वाला जो इलाका होता है, ये वाला, यहां तक कोई भी पी तरंगों का कोई भी अवशेष या कोई भी कण नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से जो ये इलाका होता है इसको हम कहते हैं शैडो जोन, यानी भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां तक कोई तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। और आप बता सकते हो कि जो पी तरंगे हैं उनका छाया क्षेत्र कितना होता है, तो आप बोलोगे 105 से लेकर जो है 142 डिग्री तक होता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स के अंदर आपको 103 से भी जानने को मिलेगा, वहां पर 103 से लेकर आपको 145 तक भी मिल सकता है। ठीक है ना, आप अपनी बुक्स के हिसाब से देख लेना कहां पर किस तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि अगर आप इसके अंदर 105 से 145 लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो पी छाया क्षेत्र होता है, यानी पी का जो भूकंप छाया क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 105 से 142 डिग्री जो है भूकंप छाया क्षेत्र होता है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे आपकी एस जो तरंगे हैं उनके छाया क्षेत्र की। तो आपको पता है कि जो एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस से होकर के गुजर सकती हैं, और आप सभी को पता है जो भू प्रॉपर्टी वाला भाग है वो भी ठोस होता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहां से कोई एस तरंगे पैदा होती हैं, सेकेंडरी तरंगे, द्वितीय तरंगे जो होती हैं, जब वो चलना शुरू करती हैं तो वो आपका जो स्थल भाग है या फिर जिसको भू प्रॉपर्टी वाला भाग कहते हैं उसको बड़ी आसानी से पार करती हैं, परंतु ये केवल ठोस में चलती है। लेकिन जैसे ही आपका मेंटल वाला भाग आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक मेंटल हिस्सा जो है वहां का हिस्सा आता है, वो थोड़ा लिक्विड है, और लिक्विड में होने के कारण क्या है कि वो एस तरंगे जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, चल नहीं पाती है, तो केवल यहीं से वो सीधे यहीं मुड़ जाती है, सारी यहां मुड़ जाती हैं। और इस प्रकार से जो एस तरंगे हैं उनका जो भूकंप छाया क्षेत्र होता है वो थोड़ा विस्तृत होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो आप कह सकते हो कि भूकंप छाया क्षेत्र जो एस तरंगों का होता है वो 105 से लेकर 105 के बीच में पाया जाता है, यानी इसका भूकंप क्षेत्र पी तरंगों के भूकंप क्षेत्र की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है ना, तो अब आपको ये समझने में आसानी हो गई होगी कि भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इससे जुड़ी हुई दो चार चीजें हम समझ लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो गाइज एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। देखिए अभी भी बताया कि जैसे पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र अलग होता है और एस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र वो अलग होता है, अभी हम पढ़ करके आए हैं। गाइस तीसरा है आपका, ये देखा गया है कि पी और एस तरंगे जो अधिकेंद्र होते हैं वो 105 के भीतर अधिलिखित होते हैं, परंतु जो 145 के बाद केवल जो होता है आपका पी तरंगे ही अधिलिखित होती हैं, मतलब एस तरंगे वहां पर अधिलिखित नहीं होती हैं, क्योंकि 145 के बाद अगर दोबारा से आपको तरंगों का देखना है तो बहने का दर वो केवल पी तरंगों का ही मिलेगा, एस तरंगे तो आती ही नहीं है नीचे तक। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद फोर्थ है आपका, अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच में तरंग अधिलिखित नहीं होती हैं, अतः यह क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। देखिए गाइस आपको ये याद रखना पड़ेगा, चाहे पी तरंगे हो चाहे एस तरंगे हो, तो वहां पर 105 से लेकर 145 का जो क्षेत्र होता है वहां पर 105 से 145 का दोनों प्रकार की तरंगों के लिए जो भूकंप छाया क्षेत्र है, मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो गाइस देखिए 105 से 145 ये वाला इलाका मान करके चलिए, तो ये वाला इलाका भूकंप छाया क्षेत्र पी के लिए भी, लेकिन यहां पर भी देखिए यहां पर भी जो एस तरंग है उसके लिए भी ये भूकंप छाया क्षेत्र है। तो वो यही कह रहा है कि जो 145 तक भूकंप छाया क्षेत्र है वो दोनों के लिए समान है, यानी दोनों ही प्रकार की रेखा या भूकंप की जो तरंगे हैं वहां पर नोट नहीं की जाती हैं। इसके बाद आपका अगला है, यद्यपि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होता है, क्योंकि पी तरंगे केवल जो है 105 से 145 तक दिखाई नहीं देती, जबकि एस तरंगे जो हैं वो 105 के बाद कहीं भी नहीं दिखलाई देती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों के छाया क्षेत्र से छोटा होता है। ठीक है, सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 6 नंबर या फिर 5 नंबर में जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट था।
और साथ ही मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, जिसका नाम है पी तरंगे और एस तरंगों में क्या अंतर होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं पी तरंगे जो एस तरंगे उनके बीच में अंतर कौन सा पाया जाता है। तो जो पी तरंगे होती हैं गाइज वो तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, जबकि हम बात करें एस तरंगों की, ये धीमे चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। अब मैं आपको बता दूं पी तरंगे होती हैं गाइज ये ध्वनि तरंगों के रूप में जो है काम करते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे आपने देखा होगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर के गुजर जाती हैं, तो इसी प्रकार पी तरंगे भी ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं। आपने देखा भी होगा, आप एक कमरे में हो, अगर आप दूसरे कमरे में आवाज सुनाई देती है जो कि वो क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर के गुजरती हैं। ऐसे ही पी तरंगे भी ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर के गुजरती हैं। अब की बात करें जो एस तरंगे होती हैं वो सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। सागरीय तरंगे जो होती हैं केवल पानी में ही चलती हैं, यानी ठोस में आकर के टकरा करके वो वापस चली जाती हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं और एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर के गुजर जाती हैं। ये जो एस तरंगे होते हैं प्यारे बच्चों वो केवल ठोस माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। इसी प्रकार से पी तरंगों का कंपन की दिशा में उत्पन्न तरंगे निरंतर समानांतर होती हैं, मतलब ये निरंतर समानांतर जो है ना दिशा में बहती हैं, जबकि एस तरंगों का जो कंपन होता है वो समान नहीं होता, समकोण दिशा में होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें ये सेलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती हैं। जो पी तरंगे होती हैं वो जो सेल होते हैं उसके अंदर संकुचन और फैलाव पैदा करते हैं, जबकि ये जो एस तरंगे होती हैं वो सेलों में उभार और गर्त उत्पन्न करती हैं। देखिए फैलाव और संकुचन तो चलता है, लेकिन उभार और गर्त के कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा भीषण होते हैं। और आप इसके अंदर ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो कि जो जो आपकी पी तरंगे होती हैं वो कम हानिकारक होती हैं। छठे पॉइंट में लिख सकते हो कम हानिकारक, और ये अधिक हानिकारक। ठीक है, आप इसमें इस चीज को ऐड कर सकते हो। सो गाइज अब आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों की मदद हो सके। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।